गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे चलने वाली क्लासों में। अपन ने जो इससे पहले जो टॉपिक खत्म किया था वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसी में अपने टाइप्स ऑफ टेट्राड भी पढ़ा था, टेट्राड के प्रकारों के बारे में बात की थी और लघु बीजाणुओं के जन्म की प्रक्रिया के बारे में हमने बात की थी। आज का अपना जो मुख्य टॉपिक है ये है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रथम यूनिट है वो चल रही है। यूनिट पहली जिसमें अपने 4 चैप्टर हैं, उन्हीं में अपना जो दूसरे नंबर का चैप्टर है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद में भेद, उनकी संरचना और विकास, उसकी बात कर रहे हैं हम। पहली जो यूनिट है वो अपनी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, आवर्त बीजी पादपों में जन्म। उसी यूनिट का दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन यानी परागकण की संरचना। परागकण की संरचना शुरू करने से पहले अपन बात कर लेते हैं, इससे जो पहले वाला वीडियो अपन ने देखा था उसमें अपन बात कर रहे थे लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन की बात कर रहे थे। सबके अंत में हमने बात की थी परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। जनरली एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मेगास्पोर जो मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित सेल्स का निर्माण होता है। चारों अगुणित सेल्स एक दूसरे से कैलोज पथ की सहायता से जुड़ी रहती है। उनसे बनने वाली संरचना, चारों के जुड़ने से बनने वाली संरचना टेट्राड थी। टैपेटम के द्वारा स्त्रावित होने वाला जो कैलोज एंजाइम है उसकी वजह से कैलेज एंजाइम उससे परत को गला देता है, जिसकी वजह से वो परत नष्ट होते ही चारों जो कोशिकाएं हैं वो मुक्त हो जाती हैं परागधानी। तो इस तरह वो जो चारों कोशिकाएं मुक्त होती हैं उनके चारों तरफ धीरे धीरे कठोर आवरण बन जाता है और परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह था परागकणों के निर्माण। उसके बाद अपन बात करते हैं परागकण की संरचना। अब देखो भाई, ये जो परागकण पढ़ने जा रहे हैं ये एक मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है, इसको नर जननिक काय कहा जाता है। क्या बात है भाई, इसका पीछा मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज कहा जाता है। इसे परागकण को नर जननिक काय कहा जाता है। इसकी जो संरचना होती है वो अंडाकार या गोलाकार हमारे को देखने को मिलेगी। तो सभी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे ऑलरेडी नोटेड होती हैं ताकि तुम्हें नोट्स बनाते टाइम या समझते टाइम समस्या न रहे। परागकण की संरचना में देखो, सबसे पहले परागकण वास्तव में क्या है, नर जननिक काय या मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज इसे कहा जाता है। इसकी जो संरचना होती है वो अंडाकार या गोलाकार होती है। इसका जो साइज है वो 10 से 200 माइक्रोन और इसका व्यास है वो होता है 25 से 50 माइक्रोन। अगर हम बात करें कि भाई ये एगुणित है द्विगुणित है, तो आप ध्यान रहे हमेशा जो नर जननिक काय मेल बॉडीज है ये परागकण हमेशा एगुणित होता है। गुणसूत्रों का सिर्फ एक ही सेट हमारे को इसमें देखने को मिलेगा। एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रीय, सिर्फ एक सिंगल केंद्रक हमारे को इसमें देखने को मिलेगा और एगुणित होता है। परागकण के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं, मुख्य 2 परतों से परागकण बना होता है। एक बार इसका जो स्ट्रक्चर है इस पर नजर डालें। देखो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये परागकण की संरचना का डायग्राम है। इसमें देखो मैंने यहाँ पर ये अंतःचोल लिखी है और ये बाह्य चोल लिखी है। ये परागकण के चारों तरफ की लेयर का निर्माण होता है इन्हीं 2 परतों से, जिसमें सबसे बाहर वाली परत को, ये जो परत आपको दिखाई दे रही है ये बाहर वाली परत, ये परत बाह्य चोल है, ये बाह्य चोल है। और इसके नीचे आपको जो ये लेयर दिखाई दे रही है ये लेयर परागकण की अंतःचोल है। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जो थोड़ा सा सेंटर के बजाय थोड़ा सा परिधि की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिक्तिका थोड़ा सा आकार बड़ा कर लेती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये इसमें पाई जाने वाली रिक्तिका है। भाई जिस परागकण की अपन बात कर रहे हैं वो एक कोशिकीय संरचना है, यानी एक सिंगल कोशिका की तरह देख रहे हैं अपन इसको। तो ये इसके अंदर एक रिक्तिका हो गई, ये इसके अंदर केंद्रक है, ये इसकी बाह्य चोल है, ये इसकी अंतःचोल है। अच्छा, इसकी जो ये बाह्य लेयर है इस बाहर वाली लेयर पर जगह जगह, मतलब ये दिखाई दे रही है आपको, ये जगह जगह इतनी मोटी है, फिर यहाँ पर थोड़ी सी पतली है, फिर मोटी है, फिर थोड़ी सी पतली है। तो ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है मुख्य 3 से 4 संरचनाएं आपको ऐसे परागकण में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता। तो बाह्य लेयर पर जहाँ स्पोरोपोलिन जमा नहीं होता, उन छिद्र, यहाँ पर जो छिद्र होते हैं इन छिद्रों को जनन छिद्र कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारा कोशिका द्रव्य आ रहा है, जिसमें डीएनए, आरएनए, विभिन्न कोशिकांग ये मौजूद है। तो इस तरह परागकण की हमारे को एक संरचना देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले हम इसकी संरचना में बात करते हैं इसके बाह्य आवरण की। तो इसकी जो 2 लेयर होती हैं, एक होता है बाह्य आवरण और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी जो लेयर होती है वो होती है अंतःचोल, आंतरिक परत है इसकी। देखो एक को मैंने यहाँ लिखा है और दूसरी जो लेयर नजर आ रही है वो आपको यहाँ लिखी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बाह्य आवरण की।
इसका जो ये बाह्य आवरण होता है, ये बाह्य आवरण मोटा होता है, थोड़ा कठोर होता है, अलंकृत होता है। अलंकृत शब्द के लिए अपन इसलिए काम में ले रहे हैं कि अगर बहुत सारे अलग अलग जातियों के परागकणों में हम देखेंगे तो उनमें सब में परागकणों की संरचना हमारे को एक जैसी दिखाई नहीं देगी। कुछ के अंदर संरचना हमारे को यूं देखने को मिलेगी और कुछ के अंदर संरचना हमारे को इस तरह, जैसे अलग अलग आकार लिए हुए हो, जो बाहर के लेयर है जब वो अलग अलग आकार लिए हुए हो, इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, अलंकृत संरचना कहा जाता है। ये जो बाहर वाला आवरण होता है, ये आवरण, इस पे स्पोरोपोलिनिन जमा होता है। तो अपन कह सकते हैं इसका जो बाह्य आवरण होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का जमा होता है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्पोरोपोलिनिन की बात की थी, अब इसके बारे में अपन दोबारा फिर बात कर रहे हैं क्या होता है। हाँ, इसका जो बाह्य आवरण है इस पे जगह जगह परागकण के बाह्य आवरण पर जगह जगह स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है। इन छिद्रों को जनन छिद्र कहा जाता है। यूं पर कह सकते हैं कि इसकी जो बाहर वाली लेयर है, इस बाह्य लेयर पर जगह जगह छिद्र होते हैं। ये वो छिद्र हैं जहाँ पर बाह्य लेयर पर स्पोरोपोलिनिन का जमाव नहीं होता। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है भाई, जनन छिद्र कहा जाता है। अभी बता भी दिया मैंने तुम्हारे को, इन छिद्रों को जनन छिद्र कहा जाता है। ये जो जनन छिद्र हैं, इन्हीं जनन छिद्रों वाले स्थान से परागकण का जब अंकुरण होता है, जब इसका अंकुरण होगा, अंकुरित होकर जब ये नरयुग्मकोद्भिद बनाएगा, भाई अंकुरित परागकण को तो नरयुग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो इसी स्थान से परागकण के अंकुरण के समय परागनलिका बाहर निकलती है। यहाँ पर जो डायग्राम है इसको आप बनाया हुआ है तो इसको इस तरह से देखो आप, ऐसे ये डायग्राम, ये हमारे पास परागकण है, ठीक है, ये इसके अंतर लेयर है, ये इसकी बाह्य लेयर है। यहाँ पर अपन इसको जनन छिद्र बोल रहे हैं। ये इसमें 1 से 3 अपने को जनन छिद्र देखने को मिल सकते हैं। ये इसकी बाह्य लेयर है, ये बाह्य लेयर है और ये अंतर लेयर। अब होगा क्या, जब इसका अंकुरण होगा तो इसकी जो आंतरिक लेयर होती है, इसके अंदर जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ जाएगी। जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो आंतरिक भित्ति है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर की वजह से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होगी और ये कुछ इस तरीके से बाहर निकलने लग जाएगा। इस तरह ये बाहर निकल कर बाहर आ जाएगी। तो जब इसका अंकुरण होगा परागकण का, तो इसकी जो अंत्यचोल होती है वही अंत्यचोल निकलकर किसकी सहायता से निकलती है, ये जनन छिद्र, जहाँ स्पोरोपोलिनिन, और तो बाहर तो और जगह तो मोटा आवरण है क्योंकि स्पोरोपोलिनिन जमा है वहाँ तो, लेकिन जनन छिद्रों पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, तो पतली सी परत होती है, तो उसको भेद कर ये बाहर आ जाती है निकलकर वर्तिकाग्र के अंदर आगे बढ़ती हुई, प्रवेश करेगी वर्तिका चक्री, तो परागनलिका के रूप में बाहर निकलती हुई आंतरिक परत। ये इसलिए डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ। उसके बाद हम अगर जनन छिद्रों की बात करें तो जनन छिद्र भी हमारे को मोनोकोट और डाइकोट में अलग अलग देखने को मिलेंगे। द्विबीजपत्री पौधों के जो परागकण हैं उनमें जनन छिद्र और मोनोकोट पौधों के जो परागकण हैं उनमें जनन छिद्रों की संख्या अलग अलग मिलेगी। अगर हम मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट के अंदर एक ही जनन छिद्र देखने को मिलेगा परागकोण की बाह्य लेयर पर। इस अवस्था को कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है मोनोकोल्पस। देखो जनन छिद्र की 2 स्थितियां हैं, मोनोकोल्पस और ट्राइकोल्पेट। मोनोकोल्पस अपने को देखने को मिलेगी मोनोकोट में, और ये ट्राइकोल्पेट देखने को मिलेगी अपने को डाइकोट में। तो मोनोकोट के अंदर परागकण के अंदर एक ही जनन छिद्र देखने को मिलेगा, इस स्थिति को मोनोकोल्पस, और डाइकोट में अपने को 3 जनन छिद्र देखने को मिलेंगे, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ट्राइकोल्पेट कहा जाता है। अगर हम इसकी बाह्य लेयर की बात करें तो स्वयं बाह्य लेयर, परागकण 2 लेयरों से बना होता है, इसकी बाह्य जो लेयर है वो स्वयं भी कितने भागों में बटी होती है, पतली पतली 2 परतें होती हैं, बाह्य लेयर की। एक होती है एक्टेक्साइन और एक होती है एंडेक्साइन। अगर हम एक्टेक्साइन, ये बाहरी परत होती है, ये इसके नीचे वाली परत होती है। एक्टेक्साइन की बात करें तो ये भी स्वयं 3 परतों से मिलकर बनी होती है, टेक्टम, वैकुलम और फूट परत, क्योंकि ये अपने सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है और इनके बारे में अपने को विस्तार से नहीं पढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अंतःचोल। ये परागकण की संरचना का, या संरचना में दूसरी लेयर है जो बाह्यचोल के नीचे पाई जाती है। ये पतली होती है, बाह्यचोल की तुलना में बहुत क्या होती है, पतली होती है, चिकनी होती है, और ये पेक्टोसेलुलोज से निर्मित होती है। पेक्टोसेलुलोज क्या है, पेक्टिन और सेलुलोज का मिश्रण से बनने वाला ये पदार्थ है पेक्टोसेलुलोज। तो अंतःचोल पतली, चिकनी और पेक्टोसेलुलोज से निर्मित परत होती है। परागकणों के भीतर हमें एक, अच्छा ये तो अंतःचोल के बारे में हो गया। परागकण के अंदर की संरचना देखिए, अब अंतःचोल के अंदर जाए तो क्या भरा हुआ है, जीवद्रव्य भरा हुआ है। भाई कोशिका के अंदर अपने लेयर हटा के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य मिलेगा, जीवद्रव्य मिलेगा, तो विभिन्न प्रकार के कोशिका मिलेंगी। तो परागकण के भीतर हमें एक केंद्र दिखाई देता है और एक बड़े आकार की रिक्तिका हमारे को इसमें दिखाई देती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारा क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। ये इसकी संरचना हुई अंदर की। अगर हम इसके लाइफ टाइम की बात करें, भाई परागकण कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, कब तक अपने इनको काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो आज एंथर का डिहेसेंस हो गया, एंथर का स्फुटन हो गया, उससे परागकण बाहर निकल गए, इधर उधर हवा में हैं या कीट पतंगों के शरीर पे चिपक रहे हैं, तो वो कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं, क्या लगातार हवा में इधर उधर घूमते रहते हैं, 10-20 दिन तक चलते रहेंगे, क्या जिंदा रहेंगे, क्या नष्ट हो जाएंगे, क्या उनमें अंकुरण हो पाएगा, क्या
वो सॉरी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में वो भाग ले पाएंगे क्या, या अंदर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर पाएंगे क्या। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर अपन सोचें तो अपने को अलग अलग प्रजाति के जो पौधे हैं उनमें बनने वाले परागकणों का जीवन काल अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल अपन लेके देख लेते हैं। देखो वास्तव में परागकण का जो जीवन काल है, प्रवास चल रहे हैं क्या, धीरे चल लेते हैं। परागकण का जो जीवन काल है वो क्या है, देखो भाई, परागकोश का जब स्फुटन होगा तो परागकोश के स्फुटन से निकलने के बाद परागकण कितने समय तक अंकुरित होने की क्षमता रखता है। स्फुटन हो गया, परागकण बाहर निकल गया, अब बाहर निकलने के बाद परागकण में अंकुरित होने की क्षमता कितने टाइम तक है, वही उसका क्या कहलाएगा, जीवन काल कहलाएगा। अगर हम चावल, गेहूं, मक्का की बात करें तो इसका जीवन काल क्या होता है, लगभग 30 मिनट तक होता है। चावल, गेहूं, मक्का आदि के जो परागकोश स्फुटित होते हैं तो लगभग परागकण 30 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसे अपन अगर द्विबीजपत्रियों की बात करें तो जैसे गुलाबवत रोजेसी कुल है, गुलाबवत पौधों का कुल है, रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलोनेसी है। इनमें जो परागकण का जीवन काल होता है वो कई महीने का हो सकता है। रोजोसी, लेग्यूमिनेसी, सोलोनेसी जो कुल के पौधे हैं इनमें जो परागकण होते हैं ये कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं, उनका जीवन काल कई महीनों का होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, अपन एक शब्द काम में ले रहे हैं, इसको तो देख लिया होगा तुमने, शायद लिख लिया होगा, नहीं लिखो तो बैक पे जाके वापस दोबारा लेके ले लो ना स्क्रीन। आजकल तो एपिसोड चल रहे हैं तुम्हारे, तो तुम वहाँ से ले सकते हो सारी चीज़ों को। हाँ, अपन बात कर रहे हैं, एक शब्द ले रहे हैं अपन, पराग बैंक। पराग बैंक क्या होता है, देखो भाई, जैसे अपना बैंक होता है, अपन कैश वैश जमा करा देते हैं, वहाँ रख देते हैं, वैसे पराग भी बैंक होता है। इसमें क्या होता है, पराग बैंक की प्रक्रिया के अंदर तरल नाइट्रोजन का आपने सुना होगा। तरल नाइट्रोजन में अगर तरल नाइट्रोजन, अरे तुम कैसे बनाया क्या सकता है भाई, तरल नाइट्रोजन होती है, तरल नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर परागकणों को सुरक्षित रख दिया जाता है। भाई बहुत सारी वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनके जो मतलब प्रतिनिधि हैं वो बहुत ही कम है पृथ्वी पर। अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो आने वाले टाइम के अंदर उनका एक भी सदस्य नहीं बचेगा, विलुप्त हो जाएंगे वो पूरी तरह से। इसलिए क्या किया जाता है, तो उनके परागकणों को स्टोर या संरक्षित रखा जाता है ताकि जब आवश्यकता पड़े तो उनको काम में लिया जा सके। उनके परागकोशों से परागकणों को एकत्रित करके और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। तो जहाँ पर परागकणों को लंबे समय तक रखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, पराग बैंक कहा जाता है। इनको रखने के लिए तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया को पराग बैंक कहा जाता है। उसके बाद अपन बात कर रहे थे, यहाँ पर अपन ने स्पोरोपोलिनिन के बारे में बात की थी। एक बार अपन ये रहा, स्पोरोपोलिनिन के बारे में बात की थी। देखो स्पोरोपोलिनिन क्या है, स्पोरोपोलिनिन परागकण के चारों ओर जमा होने वाला एक पदार्थ है। ये स्पोरोजोपोलिनिन है जिसके अपन ने बात करी। स्पोरोपोलिनिन को कौन छोड़ता है, ये टेपिटम द्वारा स्रावित होता है। अब ये अत्यधिक प्रतिरोधी है, बहुत ही ज्यादा, हर एक चीज का बहुत ज्यादा प्रतिरोध करता है, बात में ये नष्ट नहीं हो सकता। इस पर किसी प्रकार का कोई जैव विघटन नहीं होता, किसी प्रकार के कोई एंजाइम्स वगैरह इसको नष्ट नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो इसको नष्ट कर सकते। अब तक खोज आ गया, बहुत ही ज्यादा जटिल पदार्थ है, भौतिक कारक यानी टेम्परेचर, तापमान पर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, विभिन्न प्रकार के एसिड का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं तो एंजाइम इस पर क्रिया कर पाते हैं और नहीं भौतिक कारकों से प्रभावित होता है। ये क्यों जरूरी है, ये अल्ट्रावायलेट विकिरणों से इनसे भी क्या करता है, परागकणों की पोषित, परागकणों के अल्ट्रावायलेट विकिरणों से फिर इसका कोई नहीं पता नहीं। ये क्यों जरूरी है, ताकि ये परागकण की सुरक्षा कर पाए, सुरक्षित रख पाता है उसको। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक शब्द अपन काम में ले रहे हैं, दूसरा एक और यहाँ पर बात करते हैं, पराग किट की। पराग किट या पोलेन किट भी कहा जाता है इसको। देखो पराग किट या पोलेन किट क्या होता है, देखो परागित जो पुष्प होते हैं वे पौधे जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। भाई परागण की प्रोसेस है, इसके अंदर जो परागकण है ये मादा पार्ट तक पहुंचते हैं, तो परागकणों का वर्तिकाग्र पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागण। तो जो ये प्रक्रिया किसमें से, तो ये परागकिट किसमें देखने को मिलेंगे, ऐसे पादपों में देखने को मिलेंगे जिनमें कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रक्रिया संपन्न होती है, वे पौधे जिनमें कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है उनके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, पोलेन किट या पराग किट अपने को देखने को मिलेगा। ये वास्तव में होता क्या है पराग किट, ये मतलब इसका जो निर्माण होता है, तो पोलेन किट के निर्माण के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है उन पदार्थों का संश्लेषण कौन करता है, टेपिटम ही करती है। कोई देख पूछे कि सर ये इसका जो निर्माण होता है उसके निर्माण के लिए जो पदार्थ चाहिए होते हैं वो कहाँ से आते हैं,
पोलियन किट या पराग किट के निर्माण के लिए जिन भी पदार्थों का जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, टेपिटम के द्वारा होता है। परागकण के चारों ओर, वास्तव में क्या है, परागकण के चारों ओर बनने वाली एक गाढ़ी चिपचिपी में तेलीय परत है। वास्तव में क्या है ये, परागकण के चारों ओर बनने वाली एक गाढ़ी चिपचिपी एवं तेलीय परत है। परागकण के चारों ओर बनने वाली गाढ़ी चिपचिपी एवं क्या है, एक ये तेलीय परत है जो परागकण के चारों तरफ जिसका निर्माण होता है। ये लिपिड कैरोटिनॉइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वास्तव में ये लिपिड कैरोटिनॉइड की बनी हुई एक ये परत होती है, चिपचिपी होती है। अब ये तो इसके बारे में सामान्य बात होगी, काम क्या करती है ये, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, जो इसके चारों तरफ बनती है, इनमें क्यों बनती है ये, जिनमें कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। एक तो क्या है, देखो जैसे मान लो ये है, ये परागकण है, इसके चारों तरफ पोलियन किट मौजूद है। तो जब कोई कीट पतंगा इधर से गुजरेगा तो ये क्या है, चिपचिपी होने के कारण वो उसके शरीर से चिपक जाएगी। वो फूल भी मंडरा रहा है तो ये चिपचिपी है, तो उस कीट पतंगे के शरीर में क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। उसके साथ चिपक कर आसानी से उसके साथ चली जाएगी, तो परागण की प्रक्रिया सही तरीके से आसानी से संपन्न होगी। दूसरी चीज, ये परागण की सुरक्षा भी करती है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ये पराबैंगनी किरणें इस किट की वजह से परागकण पर कोई सीधा इफेक्ट नहीं डाल सकती, तो ये क्या करती है, सुरक्षा भी करती है। और तीसरी चीज, ये आकर्षण का काम भी करती है, आकर्षित भी करती है। ये किसको, कीट पतंगों को, इनको आकर्षित करती है, जिसके कारण जो परागण की प्रक्रिया है ये ज्यादा संपन्न होती है। भाई जितना ज्यादा पराग कीट पतंगे ये पुष्पों के संपर्क में आएंगे, उनके साथ उतने ही ज्यादा परागकण इधर उधर चिपक कर जाएंगे, तो परागण की प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा संपन्न होगी। इज दैट क्लियर? तो ये जो अपना एक टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ पोलियन ग्रेन। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पोलियन ग्रेन मतलब ये जो परागकण है वो बन गए परागकोश के अंदर, तो अब परागकोश का क्या होगा, स्फुटन होगा। परागकोश फटेगा और फटने से परागकण क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। तो अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे अपन डेhiscence ऑफ एंथर, यानी परागकोश का स्फुटन।